चलो लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सर लास्ट प्रॉपर्टीज कहाँ तक पढ़ी पढ़ा थी, था? प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज कर ली थी। किसकी प्रॉपर्टीज? किसकी प्रॉपर्टीज? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की, है ना? मेरे ख्याल से वो हो गया था। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन भी तो किए थे हमने, यस सर। है ना? चलो ठीक है, उसके आगे अपने को कंटिन्यू करना ना। देखो अब इसमें अपना एक लास्ट टॉपिक और बचा है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब लास्ट टॉपिक इसमें जो है वो बचा है, नेक्स्ट इज फंक्शनल इक्वेशन। क्या बचा है? फंक्शनल इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं फलनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। इसको फंक्शनल कर दो, फंक्शनल इक्वेशन या फिर फलनिक समीकरण, ठीक है बेटे? यस सर। अच्छा, इससे पहले अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो सबको क्लियर है ना? वहां तक सबको समझ में आ चुका था, यस सर। है ना? चलो अब फलनिक समीकरण में अब ये ना कुछ इसके एक दो टाइप हैं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। हम अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ f0 इक्वल टू 1 कॉमा f1 इक्वल टू 2 एंड fx इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ठीक है? ये दे रखा है अपने को और बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f5, ठीक है? अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, फलनिक समीकरण को, ठीक है? इसमें मतलब क्या मेथड लगाए अपन, किस तरीके से सॉल्व करें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि यार यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है? f0 की वैल्यू दे रखी है, f1 की वैल्यू दे रखी है, और इस तरीके का एक समीकरण दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपली ये करना है, आप बस इस इक्वेशन में एक चीज देखो कि आपको वैसे तो इतना सॉल्व करने वाली बात नहीं है, बस इसको ढंग से देखो और एक बात बताओ मुझे कि यार यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे x प्लस 2 है। अच्छा एक चीज और, एक बात इसमें और समझ लो कि कोई भी फलनिक समीकरण लिखा हुआ है या फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, हमेशा ही सही आएगा। किसके लिए? ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की जगह हम कुछ भी रखें ये हमेशा ही बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? x और y की जगह हम कुछ भी रखें ये हमेशा ही बराबर आएगा, ठीक है? फलनिक समीकरण का मतलब ही यही है कि आप एक इक्वेशन लिखो, उस इक्वेशन में x और y की कुछ भी वैल्यू रखो वो हमेशा ही बराबर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2, तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? x प्लस 1 x प्लस 2, किसको बोलना चाहिए मुझे? x प्लस 2। x प्लस 2 को बोलना चाहिए ना। तो इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो आप है ना इस क्वेश्चन को मत समझो, मेथड समझो, कंसेप्ट समझो इसके पीछे कि यार ये एक्चुअली कर कैसा रहे हैं। हम इस तरीके से कर रहे हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है? fx प्लस 2 बड़ा है ना, तो fx प्लस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? देखो ये अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ है fx इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ठीक है? ये 2 को मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, आया ना? यस सर। ठीक है, 2 को हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये लिखा हुआ है 2fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ठीक है बेटे? ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से मुझे अगर f ऑफ x प्लस 2 निकालना है तो आपको दिख रहा है ना अपने को क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है। तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है 2fx माइनस f ऑफ x प्लस 1, हाँ है ना? सर। हाँ बेटे, यस सर।
यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. सबको यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो, No, नो sir. सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को हिंट मिलेगा। कहाँ से हिंट मिलेगा यार? ये देखो यहाँ पे उसने कुछ वैल्यू दे रखी है, दे रखी है Yes, ना, sir. कुछ वैल्यूज दे Yes, रखी है। क्या कि f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझो बेटे, क्या कि ये f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दे रखा है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दे रखा है। अच्छा, अपने को पता है ना कि हम फलन अगर लिखते हैं तो फलन किस तरीके से लिखते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. f के अंदर सारी x की वैल्यूज आती है, f के अंदर सारी x की वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे y की वैल्यूज आएंगी। तो अब ये आप ये चीज मुझे देख के बताओ बेटे कि ये f ऑफ 0 लिखा हुआ है, मतलब ये x की जगह 0 लिखा हुआ है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये x की जगह 0 लिखा हुआ है। अब x की जगह 0 लिखा हुआ है, ये फंक्शन अब कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फलन है, ठीक है? अब कोई भी फलन हो सकता है। यहाँ पे एक फलन है, उसमें x की जगह 0 रखा है, तो उस पूरे फलन का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? x की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो अपने को इसका वैल्यू तो पता ही है, Yes, sir. इसका भी वैल्यू पता है f ऑफ 1 का, ये रहा f ऑफ 1 इक्वल टू 2 आया ना, Yes, sir. पता है ना? चलो ठीक है, फिर अपन रख देंगे इसमें। तो मैंने रखा x की जगह 0, तो जैसे ही x की जगह 0 रखा तो ये कितना बन गया? f2। Yes, sir. f2 बना, f2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f0 माइनस f ऑफ 1। सही लिखा है बेटे मैंने? Yes, sir. सही ना? चलो नाउ 2 टाइम्स f ऑफ 0 का वैल्यू 1 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू 2। तो आपको दिख रहा है 0 आ गया? Yes, sir. यस और नो? आया ना बेटे? आया नहीं आया 0? Yes, yes, sir. 0 आ गया, ठीक है? तो अपने को यहाँ से दिख रहा है बेटे क्या कि f ऑफ 2 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है? अब ये मैंने क्यों निकाला f ऑफ 2 का वैल्यू? क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड करना है f ऑफ 5, मुझे f ऑफ 5 का वैल्यू निकालना है। f ऑफ 1 0 का वैल्यू मुझे पता है, f ऑफ 1 का वैल्यू मुझे पता है। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में x की जगह 0 रखा तो मेरे पास f2 आया। बात समझ में आ रही है? मेरे Yes, पास sir. f2 आया, ठीक है? अब f0 का पता है, f1 के लिए पता है, f2 के लिए पता है, ऐसे ही f3 तक जाना है, फिर f4 और f5। वही तो पूछा है इसने। अब बात समझ में आएगी Yes. कि वैल्यू कैसे निकालना है? Yes, sir. सबको समझ में आया बेटे? अपने को क्या चाहिए? एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे वैल्यूज रखते जाएंगे। जैसे जैसे वैल्यूज रखते जाएंगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी। f ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मुझे f ऑफ 3 निकालना है, तो f ऑफ 3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, बताओ? एक्स की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। x की जगह 1 पुट कर देंगे, शाबाश बेटे, गुड। तो एक काम करो, x की जगह 1 पुट करो। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो मुझे जल्दी से बताओ f ऑफ 3 का वैल्यू फिर कितना आएगा? बताओ बेटे। Sir, 4. 4 आएगा, Yes, sir. गुड। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो f ऑफ 3 का वैल्यू 4 आएगा। बेटा सबका आया ये कि करके Yes. बताऊं? यस बोलो। हिमांशु, खुशी, आगे रीतु, sir. श्रुति, आ गया बेटे? ठीक है, Yes, sir. इसी तरीके से f ऑफ 3 तक पहुंच गए ना हम। हमें कहाँ तक पहुंचना है? f ऑफ 5 तक पहुंचना है। तो जब आपने x का वैल्यू 1 रखा तो f ऑफ 3 मिला, फिर x का वैल्यू 2 रखो तो आपको f ऑफ 4 मिलेगा, फिर x का वैल्यू 3 रखो तो f ऑफ 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक बार x इक्वल टू 2 रखो, फिर एक बार x इक्वल टू 3 रखो, तो इस पे f ऑफ 4 आएगा और इस पे f ऑफ 5 आएगा जो हमें चाहिए।
आया बात समझ? तो इसको रखो और मुझे फाइनल आंसर बताओ f(5) का वैल्यू कितना आ रहा है। आंसर आया बेटे? Yes, sir. So 12. 12, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा f(4) का वैल्यू कितना आया था पहले वो बता दो मुझे। Sir -4 आया था। -4 आएगा, गुड। और f(3) का वैल्यू कितना आएगा? 12। तो 12 अपना आंसर हो जाएगा। आएगा समझ बेटे? Yes, sir. सबको, एक से बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहा हूं बेटे, सबको आया? जल्दी बताओ। अरे आया नहीं आया कि मुझे बताना है? सर फिर से बता दो। बता दूं? चलो कोई नहीं बेटे। हाँ क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। कुछ कह रहा था कोई? फिर से बता दूं मैं? ठीक है, चलो देखो मैं फिर से बता देता हूँ। अपने को सिंपली क्या करना है, अगर हमें ये कुछ वैल्यूज गिवन है कि f(0) का वैल्यू ये है, f(1) का वैल्यू दे रखा है, और हमें इस तरीके का एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन दे रखा है, फलनिक समीकरण। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें इनमें से जो बड़ा है x(1) x+2 में से, उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, राइट साइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, f(x+2) निकालने के लिए पहले तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यूं समझ लो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2f(x) आ गया, 2f(x) इक्वल टू दिस। तो अब मुझे ये चाहिए, ये निकालना है ना। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, f(x+2) यहाँ रखा, बाकी को एक तरफ भेज दिया। यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? यस सर। है ना। तो हमारे पास f(x+2) के लिए ये एक इक्वेशन आ गया, ये एक समीकरण आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, अब हमें क्या पता है इसके लिए, हमें ये पता है कि यार हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो इनका हम यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए मैंने क्या किया, भाई हमें दिख रहा है ना यहाँ पे x की जगह 0 रखा हुआ है, दिख रहा है, x की जगह 0 रखा हुआ है, x की जगह 0 रखा है, तो f(0) का वैल्यू 1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले x का वैल्यू 0 रख लिया। तो जैसे ही x का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया f(2). भाई f(0) और f(1) का वैल्यू तो है ही सही, वो हमसे पूछ रहा है f(5). तो 0 और 1 का वैल्यू हमारे पास है, 5 का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो अभी हमें और कौन कौन से वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, 3 के लिए निकालना पड़ेगा, 4 के लिए निकालना पड़ेगा, 5 के लिए निकालना पड़ेगा, तभी तो हम 5 आंसर दे पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है बेटे? f(5) हम तभी दे पाएंगे ना जब हम 2 और 3 और 4 भी निकाल लेंगे, है ना। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर। मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 0 रखा, तो जैसे ही x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे f(2) बन गया। कैसे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 + 2 इज 0 + 2 इज 2, ठीक है। x की जगह 0 रख दिया, 0 + 1 इज 1, ठीक। तो ये आ गया। अब f(0) का वैल्यू हमें पता है 1 है, f(1) का वैल्यू हमें पता है 2 है, तो ये हो गया 2 - 2 0। तो मतलब f(2) का वैल्यू अपने पास कितना आया, 0। अब समझ, f(2) का वैल्यू कितना है, 0 आया, ठीक है। तो f(2) तक हम पहुंच गए। अब मुझे f(3) निकालना है। तो f(3) निकालने के लिए सिंपल मैंने क्या किया, पहले x की जगह 0 रखा था, अब मैंने x की जगह 1 रख दिया। तो जैसे ही मैं x की जगह, भाई ये 3 कब बनेगा, आप खुद ही सोचो ना, ये 3 कब बनेगा, ये 3 तभी बनेगा ना जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, हाँ या ना, तभी बन पाएगा ना बेटे। यस सर। x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो जैसे x की जगह 1 रखा तो ये बन गया f(3), और यहाँ पे बन गया 2f(1) माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो f(2) बन जाएगा, तो ये बन गया 2f(1) माइनस f(2). अब f(1) का वैल्यू अपने को पता है 2, f(2) का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये रहा 0, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो अपने पास x = 2 पे f4 सॉरी x = 1 पे f3 बन गया, जिसका वैल्यू 4 आया। अब समझ, मैं एक काम करता हूँ, आपको ये वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। क्या है f(x+2), एक बार देख लो, f(x+2) इक्वल टू क्या था, क्या था बेटे, 2f(x) था ना, यस सर। यस सर। 2f(x) माइनस f(x+1). f(x+1), यही था ना। तो इसमें x की जगह आप 1 रखो, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये बन गया f(3) इक्वल टू 2 टाइम्स x की जगह 1 रखा तो ये हो गया f(1) माइनस x की जगह 1 रखा तो ये f(2) बन गया। यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस सर। यस ठीक। सर। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(1) का वैल्यू कितना है, सर 2।
2. f1 का वैल्यू 2 माइनस f2 का वैल्यू कितना है 0. 0। तो ये कितना हो गया 4 आया ना, Yes, sir. आया ना। और ये Yes, sir. 4 किसका वैल्यू आया है, ये f(3) का वैल्यू आया। तो f(3) = 4 आया। आया समझ। अब आप खुद से इस एक्सप्रेशन में, पहले मैंने 1 रखा था, अब आप 2 रख लो। भाई 2 रखेंगे तभी तो यहाँ f4 बनेगा। Yes, x की sir. जगह 2 रख दो, तो 2 रखेंगे तो f2 बन जाएगा या f3 बन जाएगा। तो f2 का वैल्यू भी हमें पता है, f3 का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसी तरीके से फिर एक बार x = 3 रख देना। तो x = 3 रखोगे तो यहाँ f5 बन जाएगा, या 3 बन जाएगा, या 4 बन जाएगा। तो 3 और 4 का वैल्यू भी हमें पता है, तो f5 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो f5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। वैल्यू आ रहा ना बेटे सबका, Yes, sir. Yes, sir. आया ना, Yes, sir. वैल्यू आया ना, तो बस 12 आंसर हो गया। सिंपल। आई बात समझ बेटे, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ Yes, गया, sir. Yes, sir. आ गया ना। Yes, चलो sir. good। ये नोट कर रहे हो बेटा कि कर चुके हो? Sir, हो गया। Sir, हो गया. हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कोई फॉर्मूला है या क्वेश्चन के हिसाब से दिया है? नहीं बेटे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने इक्वेशन बनाई है। आया समझ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ऐसे तो भाई आप यूं समझ लो ना, ये फलनिक समीकरण है, तो एक ही समीकरण तो नहीं होती, ऐसे तो बहुत सारी समीकरण होगी, इनफाइनाइट समीकरण होगी, तो सबके लिए फॉर्मूला तो ना बन सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम ये इक्वेशन बनाएंगे। बात समझ में आई बेटे? सर हाँ सर अगर F15 निकालना होता तो हम इतनी सारी वैल्यू निकालते। यस, F15 निकालना होता तो हम इतनी सारी वैल्यूज निकालते, बट वो F15 नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, वो इसी ये इक्वेशन देके F15 नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है निकल तो जाएगा, बट इतना ज्यादा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, ये टाइम वेस्ट वाली बात होती है। आया समझ? Yes, sir. हो गया ना। और एक्चुअली क्या है ना, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना इसके फंक्शनल इक्वेशन के, तो वो ऐसे वाले आते हैं, बट जो ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, वो जो जनरल इक्वेशन होती है ना उनके रहते हैं। ठीक है, अब वो इक्वेशन क्या है वो अभी मैं आपको सबको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर उस पे आते हैं अपन। Sir, हो गया. Sir, हो गया. हो गया, नोट कर लिया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा ना, तो वो इनसे आता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इन्हीं से आता है। वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो इससे पहले हमने मेथड पढ़ा, मतलब इससे पहले वाला जो फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा, उस टाइप का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, पर अगर पूछा जाना होगा तो ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से आएगा। बात समझ में आ रही बेटे? Yes, sir. है ना, ज्यादा चांसेस है कि क्या होगा, यहाँ से आएगा। ठीक, अब फंक्शनल इक्वेशन क्या है वो पहली फर्स्ट करके लिखो, f(x + y) = f(x + f(y)। ठीक है, और यहाँ पे fx आ जाएगा = kx। ठीक है, अभी के लिए लिख लो, चारों में लिखवा देता हूँ पहले। ठीक है, एक बार हम लिख लें, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। आएगा समझ बेटे? यस सर। Yes, पहले sir. लिख लो सेकंड, f(x + y) = fx.fy। इसके लिए फंक्शन यूज होता है fx = a⁴x। ठीक है बेटे, ये फंक्शन यूज होता है इसमें। और x.y = fx। अभी लिख लो, अभी सब मैं समझा दूंगा कि क्या है ये। इसके लिए फंक्शन यूज होगा fx = k ln x और
एफ एक्स इक्वल टू 0 भी यूज हो सकता है। फोर्थ, एफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। इसके लिए फंक्शन यूज होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, where n belongs to natural number। इसको लिख लो पहले। सर हो गया। हो गया बेटे? नो कर लो सर। पहले, आराम से सब नोट कर लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सर ये थर्ड और फोर्थ दोनों मल्टीप्लिकेशन है। क्या कह रहे हो बेटा? क्या? सर थर्ड और फोर्थ में वो एफ एक्स इंटू वाई है दोनों में। हाँ, थर्ड और फोर्थ में ये मल्टीप्लिकेशन है, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। प्रोडक्ट है मतलब, ऐसे समझ सकते हो। हो गया सर। हो गया, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब पहले हम बात करते हैं इसकी कि भाई ये क्या है, कैसे है। देखो, पहली जो फंक्शन इक्वेशन है इसको मैं आप आगे लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, या फिर ये कहूँगे फलनिक समीकरण है। ठीक है, अब अभी तो ये चार है, आपको ये चार याद रखनी है। ठीक है, देखो आपको पता है आईआईटी के जो एग्जाम होते हैं, एक तो जेई मेन और जेई एडवांस। अब जो जेई मेन वाला एग्जाम है ना, जेई मेन वाला, उसमें क्या होता है, घूम फिर के ये चार, अगर वो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो इन चारों इक्वेशन को ही यूज करते हैं वो। मेनली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है वो इन चारों इक्वेशन का ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार केवल ये चार ही इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। फंक्शनल इक्वेशन तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, बट ये जो चार हैं जेई मेन में मेनली इन चारों का ही यूज होता है। ठीक है, मगर तो जेई एडवांस जो होता है, जेई एडवांस में ये हर बार कुछ ना कुछ नई फंक्शनल इक्वेशन निकालते हैं, कुछ नई ही फंक्शनल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनता है ना, वो एक्चुअली जेई में पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन बनता है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, उसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, एडवांस वाले देखे हैं Yes, sir. किसी ने? हाँ मैम। देखे ना, एक पैराग्राफ लिखा होता है ना। पैराग्राफ यूं समझ लो कि तीन चार कुछ स्टेटमेंट्स लिखे या कुछ क्या बोलते हैं, थ्योरी लिखी होगी, फिर उस पर क्वेश्चन पूछा होगा। देखा है ऐसा? यस सर। इक्वेशन है ना? तो उसमें क्या होता है, वो पता है क्या करेंगे, वो ये दे देंगे आपको कि कोई भी एक फंक्शनल इक्वेशन दे देंगे। एडवांस की बात बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि इन चारों में से, ये भी हो सकता है कि इन चारों में से दे, बट वो क्या करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि हर बार नई इक्वेशन कुछ बनाए। ठीक है, तो जेई एडवांस में तो नई ही आएगी, तो उसके लिए तो हमें यूं समझ लो कि हमें चीजें पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी। बट जेई मेन में क्या है, इन चारों का ही यूज है। ठीक है, घूम फिर के आप देखोगे कि इन चारों पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। ठीक है, अब एडवांस में वो क्या करते हैं, पैराग्राफ में कुछ लाइंस दे देंगे, ठीक है, कुछ थियरी दे देंगे। अब हम हमें उसका क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फंक्शनल इक्वेशन पता है वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि एक नई फंक्शनल इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, वो लिख देंगे कि भाई ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, इस फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से ये डोमेन होना चाहिए, ये रेंज होना चाहिए, जो भी उनको देना होगा वो दे देंगे। ठीक है, या फिर वो ऐसा भी कर लेंगे कि एक फंक्शनल इक्वेशन दे देंगे पैराग्राफ में, और फंक्शनल इक्वेशन देने के बाद वो हमसे फंक्शन बनवाएंगे। बात समझ में आ रही? फंक्शनल इक्वेशन का मतलब एक्चुअली पता है क्या है? फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ये है भाई, इससे पहले जो हम फंक्शन चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे थे, मान लो डोमेन के कर रहे हैं, मतलब प्रांत के क्वेश्चन कर रहे हैं, परिसर के क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें अपने को फलन दे रखा था, यस है सर। ना? यस सर। भाई फलन दे रखा होता था, उसी के हिसाब से हम चीजें निकालते थे ना, कि भाई ये जो फलन है ये पीरियोडिक है या नहीं है ना, इसका प्रांत क्या होना चाहिए, इसका परिसर क्या होना चाहिए। आए बात समझ? तो वो Yes, तो sir. फलन दे रखा होता था, उसके हिसाब से निकाल देते। अब मान लो क्वेश्चन में फलन ही नहीं दे रखा, आपको बस ये दे रखा है, फलनिक समीकरण दे रखी है, और बोला है कि फलन आप खुद बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो फिर आप डोमेन, प्रांत, परिसर कैसे निकालोगे जब तक आपको फलन ही दे नहीं रखा होगा? तो ये फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ही यही है कि इन इक्वेशन से हमें पहले फलन बनाना पड़ेगा।
बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? ये फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ही यही है कि हमें पहले फलन बनाना है, फिर जब फलन बन जाएगा तो फिर वो हमसे कोई भी उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार ये जो फलन है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये पीरियोडिक है या नहीं है, अगर है तो इसका पीरियड क्या है। बात समझ में आ रही है? या Yes, sir. फिर वो ये पूछ लेंगे कि इसका परिसर क्या है, इस फलन का प्रांत क्या है। बात समझ में आ रही है बेटे? तो वो क्या करेंगे, वो फलन खुद नहीं देंगे, वो हमसे फलन बनवाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो ये जो 4 इक्वेशन दे रखी है ना बेटे, ये 4 इक्वेशन, ये एक्चुअली आप ये समझ लो कि इनसे फलन बनता है। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ही यही है, फलनिक समीकरण का मतलब यही है कि आपको फलन बनाना है। फलन आपको नहीं दे रखा होगा, आपको फलन बनाना है। जब आप फलन बना लोगे फिर उससे उसके बारे में वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। आए बात समझ? यस यस सर। सर, सबको क्लियर है? यस अच्छे सर, से समझ में आ गया बेटे? चलो, ये हमारे पास 4 फलन है, 4 फलनिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो फलनिक समीकरण है वो ये है। ठीक है, ये एक फलनिक समीकरण है हमारे पास। अब इसमें ये हमें एक फलनिक समीकरण दे रखी है, तो अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को फलन निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है ना बेटे, फलन हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू करके लिखते हैं कुछ। यस सर, Yes, sir. फलन हम इसी तरीके से यस लिखते सर। हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ एक अपने को फलन दे रखा होगा। अब यहाँ पे फलन तो दे नहीं रखा, फलन निकालना है। तो अगर ये वाली इक्वेशन दिखती है आपको एग्जाम में, इस टाइप की इक्वेशन, कैसे कि यहाँ पे जो है प्लस दे रखा है और जब फलन आ रहे हैं तो राइट साइड में भी बीच में प्लस है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों तरफ सम है। ठीक है, इस टाइप का अगर हमें फलनिक समीकरण दे रखा होगा तो उसके हिसाब से जो फलन आएगा वो आएगा के एक्स, और यहाँ पे जो के होगा ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है बेटे? Yes, sir. ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, वो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, पर यहाँ पे एक्स ही आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो मैं यही बोलूंगा कि हर बार ऐसा ही होगा। इस फलनिक समीकरण से जो फलन आएगा वो के एक्स ही आएगा। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता, या हम कैसे मान ले कि यही फलन आएगा। तो उसके लिए मैं अभी आपको यही कहूंगा, कुछ टाइम अभी वेट करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे यही फलन कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसका पूरा प्रूफ बताऊंगा कि यही क्यों आता है। बट उसके लिए अभी हमें और भी काफी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए मैं अभी उसका प्रूफ आपको नहीं बता सकता। क्यों? अभी उसका प्रूफ बताऊंगा, उसमें लिमिट भी लगेगी, बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, है ना, उसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा, वो समाकलन वगैरह आएगा समझ। तो Yes, वो sir. सब अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, वो चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो पढ़ी नहीं है तो अभी हमें प्रूफ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें कितने 2 चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है वो, और उसके बाद जो एलसीडी है ना, लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह, Yes, sir. है ना, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हाँ इसका जो प्रूफ है वो हम वहीं पे ही करेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हाँ इसका प्रूफ ये होता है। मतलब बेसिकली इसका प्रूफ ही हमें बाद में समझ में आएगा, अभी अपने को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी। आए बस समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये करना है। अच्छा, अब यही क्यों आ रहा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो अभी आप समझ सकते हो मैं बता देता हूँ। क्या कि भाई एफ एक्स इक्वल टू के वाई है, के एक्स है। ठीक है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, मैंने ये फलन लिखा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटे एक काम करो, एक्स को आप रिप्लेस कर दो वाई से, एक्स को आप रिप्लेस कर दो वाई से, मतलब जहां भी एक्स आ रहा है एक्स की जगह आप लिख दो वाई। क्या लिखोगे? वाई। वाई, तो जैसे ही आप x की जगह y लिखोगे तो आपको दिख रहा है बेटे f ऑफ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ky। यस सर। यस सर, आया ना, आ जाएगा ना, fy इक्वल टू ky आ जाएगा। अब दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, काम करो आप x को रिप्लेस कर दो x प्लस वाई से, इससे रिप्लेस कर दो x प्लस वाई। प्लस वाई सर। जैसे ही आप x को x प्लस वाई से रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू k टाइम्स x प्लस वाई। Yes, sir. यस सर। आया ना, आएगा नहीं आएगा? यस सर, सबको दिख रहा है बेटे? बिल्कुल आएगा। अब इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, आप इक्वेशन 1 और 2 को एक बार ऐड करो तो ये कितना आएगा, के एक्स प्लस के वाई
एक इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स प्लस के वाई। Yes, sir. Yes, आया sir. ना, यही क्या Yes, आएगा। sir. तो आप देख सकते हो बेटे, इसमें से हम के कॉमन निकाल दे तो अंदर आ रहा है एक्स प्लस वाई। आया ना, Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे के टाइम एक्स प्लस वाई दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, जब हमने इन दोनों का सम किया तो क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस वाई। अब ये के एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, दोनों बराबर आ गए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आया ना, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आएगा समझ। Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया बेटे, पक्का Yes, sir. आगे ना समझ। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है, ये फंक्शनल इक्वेशन ये यही है, ठीक है। तो एक Functional. तो हमें इसको याद रखना है, ठीक है, मतलब एक इसको याद रखना है, एक इसको, एक इसको, एक इसको। अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा बेटे कि इसको याद रख लो, ठीक है। ये चार हमारे पास फलनिक समीकरण, चारों ही याद रख लो कि अगर इस टाइप का आ रहा है तो ये फंक्शन यूज करना है, ये आ रहा है तो ये फलन यूज करना है, ये वाला आ रहा है तो ये फलन, ये आ रहा है तो ये फलन। अब तीसरे वाले में हम ज्यादातर यही फलन यूज करेंगे, Sir. आया समझ। हाँ बेटे बोलो बोलो। सर अभी जैसे हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स रखे ना, उसकी जगह अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो जैसे बेटा थोड़ा जोर से बोलोगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास, फिर से बोलो। सर जैसे अभी फंक्शंस में हमने वेरिएबल्स रखे ना एक्स वाई जेड, अगर उसकी जगह अगर हम कांस्टेंट रखें जैसे 1 2 3 4। एक्स वाई जेड की जगह अगर हम कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे ये जैसे हमने एक्स रखा, ये एक्स प्लस वाई रखा, इसकी जगह आप कह रहे हो कांस्टेंट रखें। बेटा यस इसकी जगह आप कांस्टेंट रखोगे ना तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि एक फलन दे रखा है, उस फलन में एक्स की इस वैल्यू पे उस पूरे फलन का वैल्यू ये आ रहा है, आएगा समझ। तो उससे केवल एक वैल्यू आएगा, बट वैल्यू तो हम तभी निकालेंगे ना जब हमें फलन पता होगा। अगर फलन ही नहीं पता होगा तो आप कौन से फलन के लिए किस पॉइंट पे क्या वैल्यू निकाल सकते हो, बात समझ में आ रही है, यस सर। है ना। तो इसलिए Yes. पहले फलन निकालना जरूरी है, जब तक फलन नहीं पता होगा हम उसके बारे में क्या बता लेंगे, बात समझ में आ रही है बेटे, यस सर। है ना। तो बस वही बात है भाई, जब तक अपने को फलन ही पता नहीं होगा, नाम पता ही नहीं होगा, उसके बारे में अपन क्या निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो अभी के लिए आप इन चारों को याद कर लो, एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है, इसको नोट करो और इसको जल्दी से याद करो। सर एंडिंग में क्या है ये fx की वैल्यू, क्या कह रहे हो बेटा, ये फोर्थ वाले में fx की वैल्यू क्या है, n की पावर n। x की पावर n, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको आप ऐसे लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक, सर हो गया। हो गया, नोट कर लिया बेटे, यस यस सर। सर। देख लिया उसको, याद कर लिया, यस सर। याद हो गया, यस सर। पक्का। क्या करो सर, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें हम, हो यस गया सर। बेटे, नोट कर लिया सबने। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो देखो, क्वेश्चन ये है, f दे रखा है, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। और इसके लिए अपने को एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r,
अच्छा y भी है for x, y belongs to R. एंड ये दे रखा है GN इक्वल टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एंड GN इक्वल टू समीशन ऑफ k बराबर 1 से लेके n-1 तक f of k where n belongs to natural number then value of n for which Gn equal to 20. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 20, सेकंड इज 9, थर्ड इज 5, फोर्थ इज 4. ठीक है बेटे, अब ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है. टू 2020 का. ठीक है, 2020 में आया था बेटे क्वेश्चन. तो फर्स्ट वाली लाइन में x, y से पहले कौन सा साइन है? ये फर्स्ट वाली लाइन में x, Yes, sir. y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि x और y दोनों के दोनों रियल है. सर इससे पहले साइन कौन सा? ये Yes, इसको हम लिखते हैं फॉर ऑल. अरे मतलब जैसे ही लिखा होगा ना, इसका मतलब ये होता है फॉर ऑल, सारे के सारे. यस आया समझ? इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सारे के सारे x और y रियल. आया Yes, समझ? ठीक है, चलो अब एक बार खुद से ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ. एक बार पहले ट्राई करो, देखो क्या बन रहा है. सर क्वेश्चन कंप्लीट है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो कंप्लीट है. आपको कंप्लीट नहीं लग रहा है क्या? सर फंक्शन में किसी की वैल्यू तो दी नहीं है. एक बार हम चेक कर लेता हूँ. हाँ, एक छोटी सी चीज मिसिंग है इसमें. गुड बेटे, सही पकड़ा आपने. इसके बाद हाँ, ये मेरे से लिखना रह गया. इफ f of 1 equal to 2 and, अब ठीक है, ये थोड़ा सा लिखना रह गया मेरे से. बेटा हो रहा है, बता दूं पहले? एक सर बता दो. बता देता हूँ, चलो देखो, एक मैं बता देता हूँ. देखो इसको हम कैसे करेंगे. अपने को फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है ये. अब ये देख के आपको फलन तो पता लग गया होगा ना, फलन क्या होना चाहिए. kx कौन सा फलन होगा ये? kx kx. हाँ ना, मैंने बोला था ना, फंक्शन ये फलनिक समीकरण याद कर लो. ये देखते ही आपको फलन लिखने आ जाना चाहिए. तो फलन क्या होगा? fx इक्वल टू kx. ठीक है, अब इसमें k क्या होगा बेसिकली याद रखना. इसमें हम कोई भी अगर कांस्टेंट यूज करते हैं ना, तो अपने को कांस्टेंट हटाना पड़ेगा. यहाँ से हटाना पड़ेगा इन द सेंस कि इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है वो रखना पड़ेगा. तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि k का वैल्यू एक्चुअली है क्या? तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी. जैसे ये दे रखा है क्या कि f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है. f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, मतलब अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो उस फलन का जो वैल्यू आएगा, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा. उसके कहने का मतलब ये है. यहाँ तक बात समझ में आई yes sir सर सबको? यस यस सर. है ना.
तो आप एक काम करो, x की जगह 1 रख दो। जैसे ये x की जगह 1 रखोगे तो ये गया f(1) इक्वल टू k। f(1) का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज k का वैल्यू कितना आ गया 2। यस सर। तो k का वैल्यू अगर 2 है तो ये उठा के यहाँ रख दो, तो हमारे पास जो फलन आया वो ये आया 2x। आया बात समझ? मतलब इस फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो फलन ये आना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये हमने फलन निकाल दिया। बात समझ में आ गई बेटा सबको? फलन कैसे निकाला? ये Yes, अपने sir. पास फलन आ गया, दिस इज फंक्शन। अब उसके बाद वो ये कह रहा है भाई इसका काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि एक और फलन है gn। क्या है gn? gn जो है किसके बराबर है? वो इसके बराबर है समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक f ऑफ k। ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको खोलना आता है ना बेटा सबको? जैसे ये समीशन इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक दे रखी है, तो इसका Yes, मतलब पता है ना सबको क्या है? किसका मतलब ये है कि आप k की वैल्यू यहाँ रखो तो f1 आएगा, k की वैल्यू 2 रखोगे तो f2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, f3 आएगा। Yes. यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे क्या बोल रहा है ये? yes sir. इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो gn है वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? f1 प्लस f2 प्लस प्लस f3 F2 प्लस अप टू कहाँ तक? n-1 तक। n-1 तक। n-1 तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा सबको? yes sir. यस सबको सर। समझ में आ गया यहाँ तक कि हाँ यही Yes, दे sir. रखा है? ठीक है, चलो बेटे यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। अब हमारे पास जो फलन है वो ये है, फलन ये है, ठीक है। अब अगर फलन ये है तो इसमें आप बस वैल्यूज रखते जाओ, आपको वैल्यूज ये एक एक करके f(1), f(2), f(3) रखते जाओ तो अपने पास फलन आता जाएगा। मतलब फलन ये जो हमें दे रखा है फलन, यहाँ पे लिख देता हूँ fx इक्वल टू 2x। तो अपने को बस ये करना है, दिस इज इक्वल टू f(1), तो f(1) कितना आएगा? 2 टाइम्स 1। yes sir. x की जगह 1 रख दोगे तो f(1) ही बनेगा। x की जगह 2 रखूंगा तो कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स 2। आया यस ना? सर। yes अरे sir. सबको समझ में आ रहा है बेटे? yes x की sir. जगह वैल्यूज रखते जा रहे हैं। f(3) के लिए कितना आ जाएगा? 2 times 3. 2 टाइम्स 3। ऐसे ही करते करते एंड तक क्या आ जाएगा? f ऑफ n-1 के लिए क्या आएगा? x की जगह n-1 रख दो बस। कितना आएगा? 2 टाइम्स n-1। आया ना? यस सर। yes sir. बेटा सबको समझ में आया ये? yes sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? गुड। तो अब एक काम करो, हमें gn का वैल्यू निकालना है ना। क्या निकालना है? gn। तो gn निकालने के लिए आप एक काम करो, इसमें से 2 बाहर निकाल दो सब में से। तो जैसे हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 तक। तो ऐसा कुछ आपने 11th में पढ़ा था? yes sir. Yes, ठीक sir. है, कहाँ पढ़ा था ये? AP वाले Sir, चैप्टर में, AP वाले चैप्टर में सर। हाँ, एपी वाले चैप्टर में सबने पढ़ा था ना? याद है सबको? yes Yes, Yes, sir. sir. है ना? क्या था इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक। फॉर्मूला लगाओगे इस पे? yes sir. देखो And एक चीज मैं आपको, हाँ मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। वैसे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है क्या कि अगर हमें सम निकालना है, ठीक है, कौन सा सम निकालना है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसके सम का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n × n+1/2। इसको आप याद रख लो तो बेहतर है, ठीक है बेटे। क्या होता है? n × n+1/2। इसको याद रख लो, बहुत जगह यूज आएगा। एक ये, दूसरा 1² 2² + 3²। अच्छा ये याद रखना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं बीच में से कुछ छूटा हुआ है 1 3 4 5 फिर 6 छोड़ दिया 7, तब नहीं चलेगा। ये सारे के सारे सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए इसमें से, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर। सर नंबर मिस नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनका क्या? जो कॉमन डिफरेंस जो उनका है वो सेम होना चाहिए ना।
कॉमन डिफरेंस, आप यूं समझ लो कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए, है वो समझ, कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। वैसे तो इसको आप यूं ही बोल दो कि भाई ये तो नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उन सबका सम लिखा हुआ है। तो उन सबका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ऐसे ही अगर स्क्वायर में लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसको आप याद रख लो, ये डायरेक्टली बहुत जगह यूज होंगे, अभी भी बता रहा हूँ। वैसे तो ये 11th में बताए जाते हैं, ठीक है। सर तो अगर हाँ क्या कह रहे हो बेटे? सर खाली ऊपर वाला बताया था, अच्छा ऊपर वाला बताया था, नीचे वाला नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो कोई नहीं बेटे, इसको याद रख लो, मैं ये भी बता देता हूँ, इससे ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस याद रखना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों तो आप याद ही रख लो। याद रखने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह यूज होंगे, तो बार बार हम निकालने नहीं बैठेंगे, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, आया बात समझ? तो ये याद रख लो। Yes, sir. सर तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? क्योंकि क्या कह रहे हो इसमें बेटे? तो सर जो अभी वाला केस है हमारा, जैसे 2 + 4 + 6 हाँ। वाला आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ क्योंकि उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा बेटे, ठीक है। बस उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे जो सम है वो n तक जा रहा है, बट यहाँ पे जो सम है वो n माइनस वन तक जा रहा है। बात समझ में आई? Yes, वहां sir. पे जो सम था ये n तक जा रहा था, बट यहाँ पे जो सम है ये n माइनस वन तक जा रहा है, मतलब एक टर्म कम है उससे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस इतना सा करना है भाई, ये फॉर्मूले का पैटर्न समझो कि यहाँ पे जो n था वही यहाँ पे n लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस वन तक जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां n था उसकी जगह n माइनस वन रख दो, ठीक है। तो n की जगह n माइनस वन रखेंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ इसमें n की जगह n माइनस वन रखो, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू। वन से वन कैंसिल आउट, तो ये n माइनस वन इंटू एन बाई टू बना, आया ना Yes, sir. बेटा? सबको समझ आ रहा है बेटे? यस सर। Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, यस सर। है ना? तो n की जगह n माइनस वन रखो, तो n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये वाला, इस पूरे का फॉर्मूला बन रहा है gn इक्वल टू 2 टाइम्स कितना, अरे कितना बना था, n into n n हाँ n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 2 यही बना था, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो gn इक्वल टू कितना आ गया, n n माइनस इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब बेटे ये एक चीज देखो क्या, कि gn का वैल्यू कितना दे रखा है, 20। 20। कितना दे रखा है, 20। तो gn की जगह रख दो 20, तो 20 इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो, -4 क्या कह रहे हो बेटे? सर 5 और -4 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। हाँ इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20, यस सर। है ना। वैसे इतना सॉल्व मत करो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ बेटे, क्या आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे या वो फॉर्मूला लगाओगे एन निकालने के लिए, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा ना। यस Yes, सर। sir. -5 और n+4 आ रहे हैं। हाँ करेक्ट, सही बोले। आप एक काम करो ना भाई, इसको देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है या n माइनस वन लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों चीजों को अच्छे से देखो कि यार यहाँ पे तो n है या n माइनस वन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे उससे एक कम ही आएगा। ये बात समझ में आई कि भाई यस यहाँ सर। पे जो नंबर आएगा यहाँ पे उससे एक कम आएगा, जैसे 3 इंटू टू, 4 इंटू फाइव, 5 इंटू सिक्स या 6 इंटू फाइव, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। है ना। तो अगर ऐसा है तो भाई 20 है, 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 10 इंटू 5 टू, और 4। 5 और 4। दो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो,
तो 5 और 4 हो गया, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू n इंटू n-1। ठीक है, अब भाई इन दोनों में से n का वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, क्योंकि बड़ा Yes. जो है वो n ही, तो n की वैल्यू 5 आ रही है। अब ऑप्शन में देखो 5 है, ये रहा, Yes, sir. यही तो बोला था सर उसने। हाँ बेटे बोलो। अगर मिडिल स्प्लिट करके अगर हम लगाए तो उसके बाद जो दूसरा वाला आ रहा है वो -4 आ रहा है। हाँ, दूसरा वाला -4 आ रहा है, तो -4 तो यहाँ पे बोल रखा है ना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो -4 तो हो ही नहीं सकता। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू 5 आएगी। आई बात समझ बेटे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आई बात समझ? तो n इज 5। क्लियर है बेटा? ये जेई मेन में आया था 2020 में, 4 मार्क का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने? Yes, Yes, sir. sir. अच्छे से समझ में आ गया सबको? Yes. सर यस सर। फिर बता दीजिए, क्या कह रहे हो बेटे, फिर से बोलो। ये जो n(n-1) के बाद जो आपने वैल्यू रखी है इसके बाद फिर से बता दीजिए। n इंटू एन माइनस, अच्छा ये जो वैल्यू रखी है फिर से बता दो, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 इक्वल टू n इंटू n-1। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसकी तरफ देखो, ये जो लिखा हुआ है n इंटू n-1, तो इसका मतलब तो ये है भाई, n की जगह मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे उससे एक कमी तो लिखा हुआ है भाई, 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन से नंबर से 2 नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 5 रखूंगा तो यहाँ 4 आ जाना चाहिए, अगर यहाँ 6 रखूंगा तो 6 रखूंगा तो यहाँ 5 आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? तो बेसिकली ये 2 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जिनका डिफरेंस ये है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करो, 1 मिनट, ये क्या आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए भाई अपने को पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अब ये करो कि 20 के 2 ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो 5 और 4 ही हो सकते हैं। यस सर। है ना? तो n की जगह 5 आ गया और इसकी जगह 4 आ गया, तो कोई भी ले लो, n का वैल्यू 5 ही आएगा। आएगा समझ? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? चलो, समझ में आ गया ये? यस सर। Yeah. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये खुद से ट्राई करो। ठीक है बेटे? ठीक है बेटे, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब ये खुद से ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या है। वो नोट कर लिया था ना बेटा सबने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब की बार जो क्वेश्चन है वो ये है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x डॉट f ऑफ y एंड समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक f ऑफ x इक्वल टू 2 comma x comma y belongs to natural number, then the value of f of 4 upon f of 2 is। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/9, second option is 4/9, third option is 1/3 and fourth option is 2/3। ठीक है बेटे, ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ये भी 2020 में ही आया था बेटे। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन पूरा है ना? बेटा इतना टाइम तो ना लगेगा। Sir, 4/9. कितना आ रहा है? 4/9, सेकंड ऑप्शन। Yes, sir. गुड, सही है बेटे, इसका 4/9 आ रहा है, सही है। चलो देखो अब देख लेते हैं।
देखो अपने को जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। तो इसमें आप इसको इस तरीके से देखो बेटे क्या कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन अपने को दे रखी है इसके हिसाब से जो फलन आएगा वो फलन क्या आएगा, फलन बताओ पहले तो मुझे। ए की पावर एक्स। हाँ की सम है power x। और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा ए की पावर एक्स, ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आ गया ए की पावर एक्स, ठीक है। इसके आगे उसने बोल रखा है कि भाई फलन के बाद ये अगर आप निकालोगे तो इसका वैल्यू 2 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटे क्या कि अगर मैं इसको लिखूं एक्स के एक्स इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एक्स बराबर 2, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं बेटे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, कहाँ तक आएगा बेटे, इनफाइनाइट तक आएगा, infinite तक। यस है ना। इस पूरे का वैल्यू कितना है, तो 2। 2, ठीक है। चलो अब एफ ऑफ 1, भाई फंक्शन अपने को पता है फंक्शन ये रहा, तो इसमें अगर 1 रखूंगा एक्स की जगह तो क्या आएगा ए की पावर 1, यस सर। यस सर। इसमें क्या आएगा ए की पावर ए की पावर 2, इसमें ए की पावर 3। ए की पावर 3, 3 प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इस पूरे का सम दे रखा है 2, ठीक है। इस पूरे का सम दे रखा है अपने को 2। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में जो अपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था उसमें वो पढ़ा था इनफाइनाइट जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी करके कुछ पढ़ा था। यस सर। अरे हाँ या ना, यस सर। सबने पढ़ा था या एक आध नहीं, वैसे पढ़ा तो सबने ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है 11th से 12th में है तो 11th में पढ़ा तो होगा, हाँ या ना। बेटा नहीं पढ़ा तो बता दो, मैं भी बता दूंगा। पढ़ा है। पढ़ा है बट याद है, सर बता दो। बता दो। जीपी पढ़ा था, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस सर। यस सर, जीपी जीपी क्या होता है भाई, जीपी में क्या होता है, जीपी में यही होता है ना कि जो सीक्वेंस होता है उसमें हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। मतलब सेकंड में फर्स्ट आप डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, यस सर। यस सर, थर्ड में आप सेकंड डिवाइड करोगे तो एक कॉमन रेशियो आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे ही ये अपने पास एक जीपी है भाई, ए स्क्वायर में a1 डिवाइड करेंगे तो a आएगा, ए क्यूब में a स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो a आएगा, ठीक है। तो अगर कोई एक सीक्वेंस है जो कि जीपी है और वो इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, मतलब हमें इनफाइनाइट जीपी का सम करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। हाँ होता है यस सर। एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब इसमें जो a होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, और उसमें जो ये r होता है वो होता है कॉमन रेशियो, क्या होता है कॉमन रेशियो। अरे हाँ या ना, यस सर, है ना। तो अब एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए a, अब 1 माइनस r कितना है, ए इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है 2, 2, देखा ये सम अपने को 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a इक्वल टू 2 माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना आ गया 2/3, आया ना। यस सर। यस सर, सबको समझ आया बेटे ये, यस सर, सबको यस सर। आ गया, a का वैल्यू अपने पास आ गया 2/3। अब उसने पूछा क्या है f4 डिवाइडेड बाय f2, भाई अब a का वैल्यू 2/3 है तो अब a की जगह हम 2/3 रखेंगे तो अपने पास फंक्शन आ जाएगा, मतलब फलन आ जाएगा भाई Yes, fx sir. इक्वल टू क्या है a की पावर x, तो इसमें हमने रखा fx इज इक्वल टू a की पावर x, x की जगह सॉरी a की जगह हम क्या रखेंगे 2/3, यही आया ना 2/3, 2/3 आया 3/2 आया 2/3। 2/3, तो fx अपने पास आ गया 2/3 की पावर x, ठीक है, क्या आ गया 2/3 की पावर x। अब ये जो 2/3 की पावर x आया है ना, 2/3 की पावर x, इसमें अपने को क्या बोल रहा है, वो अपने को बोल रहा है
कि F4 अपॉन F2 निकालो। F4 अपॉन F2 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू F4, x की जगह 4 रखो तो 2/3 की पावर 4 अपॉन 2/3 की पावर 2। बात समझ में आई? यस सर। है ना? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर 2 बच जाएगी। तो ये लिखा हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4/9। 4/9, तो 4/9 आंसर आ गया। अब समझ? यस सर। यस ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस PYQ ही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में मिलेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। क्लियर है? तो आंसर क्या आया, 4/9। क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये रहा, और ये कर चुके क्या कि कर रहे सर हो नहीं अभी? कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है, करो, कोई नहीं, आराम से कर लो। सर हो गया। हो गया? ये इसको भी कर लो। ये भी हो गया। हो गया? सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कर लोगे, नेक्स्ट का आंसर निकाल दोगे बेटा? यस सर। चलो एक और करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका। एफ दे रखा है R से R तक satisfies f of x plus y is equal to f of x dot f of y, ठीक है, for all x comma y belongs to R and f1 equal to 3 if summation of I इक्वल टू 1 से लेके n तक f of I is equal to 363, then n is equal to ये भी 2020 में है। ठीक है, ये है। इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर ये सबमिशन में कौन सा है, i इक्वल टू 1? क्या बेटे? सर सबमिशन में क्या i समझ इक्वल में? i इक्वल टू 1। I इक्वल टू 1 कहाँ है? I इक्वल टू 1, अच्छा ये I इक्वल टू मतलब ये जो FI लिख रखा है ना, 1 से लेके n तक लिखा हुआ है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn तक। आया समझ? यस सर। चलो देखो, 5 वैसे बेटे सही आंसर, गुड। और किसी का नहीं आया 5, मतलब और किसी का आंसर नहीं आया क्या बेटे? यस बोलो बेटा, और किसी का आंसर नहीं आया? अरे हाँ या ना? सर आया। ओके, हर्षिता इज सेइंग 5, ठीक है। चलो देखो, ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, f ऑफ x प्लस वाई इज
इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें भाई फंक्शनल इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसके हिसाब से जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, कौन सा फलन आना चाहिए? ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स, ये भी सेम वैसा ही है, ए की पावर एक्स। अब इसमें ए निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि एफ ऑफ 1 निकाल लो आप, तो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू आएगा ए की पावर कितना 1 आ जाएगा, और f1 का वैल्यू कितना है 3, सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। अगर a बराबर 3 आया तो fx इक्वल टू कितना आ गया 3 की पावर x, यस सर। आया ना, आ गया बेटे। तो ये अपने पास क्या आ गया, फलन आ गया एक, आया ना, यस सर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फलन आ गया। अब फलन आने के बाद उसने क्या बोल रखा है, उसने ये कंडीशन दे रखी है, ये है तो आपको क्या बताना है, n का वैल्यू बताना है। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस अप टू f ऑफ n, आया ना, Yes. यही लिखा हुआ है ना ये। तो अब एक बात Yes. बताओ बेटे, fx इक्वल टू 3x है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब 3 की पावर 1, आया ना, 3 की पावर 1 प्लस पावर 2 ये कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 2 प्लस ये कितना आएगा, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n n। अब ये अपने को कितना दे रखा है 363, और हमसे बोल रखा है कि n बताओ, n क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अब ये आपको दिख रहा है कि ये तो एक जीपी लिखा हुआ है, यस आया ना। अब जीपी तो लिखा हुआ है, बट अब की बार ये इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट नहीं है तो इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था या हुआ करता है, अगर आपको याद हो तो, सम कैसे निकालते हैं जीपी का, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे ही निकालते ना, यस सर। ऐसे निकालते थे ना बेटे। अगर किसी को याद नहीं हो तो इसको याद कर लो कि सम इस तरीके से निकालते हैं हम जीपी का। ठीक है, तो सम अगर ये आएगा तो ये अपने को सम दे रखा है 360। ठीक है, अब इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3। 3, तो हमने यहाँ रखा 3। r कितना है, 3। r 2 है, r कितना है 3। 3, r इज 3, तो 3 की पावर कहां तक जा रहा है, n तक, तो ये n माइनस 1 अपॉन r इज 3, तो 3 माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई बेटा सबको, यस सर। दिस इज इक्वल टू 363। 363 अब बस इसको सॉल्व करना है, n निकालना है, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितनी बार, 1 to 1, 21 1 to 1 आएगा ना। ठीक है, तो Yes. 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 2 है, राइट साइड में जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 242, यस सर। यस सर। आया ना। सो दिस इम्प्लाइज 3 की पावर n, ये 1 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा कितना 243। 243 यस सर। सो ये हो गया 3 की पावर n इक्वल टू 243 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं 5, 5 तो दोनों का बेस सेम है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, आ गया 5 आंसर। आ रहा समझ, यस बेटे सबको समझ में आया, हाँ या ना, यस सर। एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सबको क्लियर है बेटा, अरे बाकी लोग भी बोल दो बेटे, यस सर। समझ में आ गया ना बेटे, पक्का। चलो इसको नोट कर लो, दिस इज 5। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बेटे पूछ लो, नोट कर लिया बेटा सबने, यस सर। हो गया। तो ये आपका हो गया फलनिक समीकरण, फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन का टॉपिक था, बात समझ में आ गई बेटे। यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन चैप्टर खत्म। अब इसमें फंक्शन चैप्टर में वैसे एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, वो है कौन सा, प्रतिलोम फलन। ठीक है, कौन सा बेटे, प्रतिलोम फलन, है ना, इनवर्स फंक्शन।
अब इनवर्स फंक्शन को मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही करा देता हूँ। सर ऐसे आएगा समझ? क्वेश्चन होमवर्क में दे देना। ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में यस सर। चलो वो मैं दे दूंगा, ठीक है, वो मैं निकाल के दे दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है बेटे, ठीक है सर, ठीक है। है ना, वो क्वेश्चन तो मैं चलो आपको निकाल के दे दूंगा। और अभी के लिए यहाँ तक ये फलन सबको समझ में आ गया ना, यस सर। अच्छे से आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये अपना फलन तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया चैप्टर खत्म फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, बट उससे पहले अभी प्रतिलोम फलन पढ़ना बाकी है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन वो इसी का ही एक पार्ट है, बट अपन उसके साथ ही पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ। आएगा समझ? यस सर। है ना, तो उसके साथ ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इनवर्स फंक्शन के बारे में। ये आप यूं समझ लो कि अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन। तेरे बेटा इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है? प्रतिलोम फलन। ठीक है, अब ये जो इनवर्स फंक्शन है या फिर प्रतिलोम फंक्शन है, इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो कि मैंने एक आरेख बनाया। ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ठीक है, ये एक समुच्चय है, ये एक दूसरा समुच्चय है। अब इसके अंदर मैं कुछ अवयव लिख रहा हूँ, है ना, कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी और इसको 1 2 3 4 बोल दिया। अब कोई एक फंक्शन है जो कि ए से लेके बी में डिफाइंड है। ठीक है, कैसे? एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, आया ना? यस सर। इस तरीके से लिखते हैं कि एक फंक्शन है जो कि ए से लेके बी में डिफाइंड है। ठीक है, अब ये तो फंक्शन है, ये तो फलन है, हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इसका इनवर्स। प्रतिलोम। प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इनवर्स निकालना है इसका। तो इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बस इतना सा करूंगा, अभी भी जो फंक्शन होगा, ये जो है ना फलन, ये दिख रहा है ना आपको, ये फलन, ये वाला जो फलन यस है सर। ए से लेके बी में डिफाइंड है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे? बी टू ए कर देंगे। क्या कर देंगे? बी टू ए। मतलब पहले ए टू बी था तो ये बी टू ए हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब 1 के लिए ए हो जाएगा, 2 के लिए बी, 3 के लिए 4, सॉरी 3 के लिए सी और 4 के लिए डी। मतलब अब जो हमारे पास फलन है वो डिफाइंड है बी से लेके ए में। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ की जगह में लिखूंगा एफ इनवर्स। इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम फलन। इसका प्रतिलोम लेना, प्रतिलोम मतलब इनवर्स लेना। तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक हो गया? बी से लेके, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, बी से लेके ए तक। बात समझ में आ गई यस सर। कि यस सर। फलन और प्रतिलोम फलन में क्या डिफरेंस है? सर हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब भाई ये तो देखो अपन ने सेट की फॉर्म में निकाला। ठीक है, समुच्चय के फॉर्म में निकाला इसको कि कोई फलन है ए से लेके बी में, उसका प्रतिलोम क्या आएगा? बी से लेके ए में आएगा, इनवर्स। ठीक है, बट आपको भी पता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। ठीक है, तो Yes, sir. अब फलन में हम प्रतिलोम फलन किस तरीके से निकालेंगे तो वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल दो आपको स्टेप्स लेने हैं। दो स्टेप हैं। पहला स्टेप 1, अगर हमें फाइंड करना है क्या? इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, या फिर अगर हमें कोई बताना है कि जो फलन है वो मतलब प्रतिलोम फलन निकालना है, अगर मान लो हमें क्या निकालना है? प्रतिलोम फलन।
ठीक है, क्या निकालना है? प्रतिलोम फलन निकालना है ना। तो प्रतिलोम फलन के लिए अपन क्या करेंगे? सिंपल दो स्टेप है। पहला स्टेप कि अगर हमें कोई भी फलन दे रखा होगा उसमें अपने को क्या करना है? एक्स और वाई को स्वैप करना है। स्वैप करना है मतलब एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई की जगह एक्स लिख दो, एक्स और वाई को बदल दो एक दूसरे से। ठीक है, क्या करना है? एक्स और वाई को एक दूसरे से बदलना है। स्टेप 2, अब हमें क्या लिखना है? y इन fx, मतलब y लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को कैसा लिखना है? एज अ फलन ऑफ x लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई बेटे? यस सर। सर सेकंड वाला कैसे होगा मतलब? वो अभी मैं बताऊंगा बेटे, पहले इसको लिख लो स्टेप्स को, फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। क्या? लिख लिया यस सर। है ना? तो अब ये होगा कैसे? देखो, ये कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक फलन है fx इक्वल टू e की पावर x। क्या है? e की पावर x। e की पावर x, ये एक फलन है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे मुझे इसका प्रतिलोम निकालना है, मतलब प्रतिलोम मतलब f इनवर्स निकालना है। ठीक है, कि f इनवर्स क्या होगा इसका। ठीक है, प्रतिलोम को हम ऐसे लिखते हैं f इनवर्स, f के ऊपर -1। ठीक है, अच्छा Yes, sir. f के ऊपर -1, इसका मतलब ये मत समझना कि ये इसको 1/f लिख देंगे, ये वो वाला -1 नहीं है। ठीक है, तो fx अपने पास ये रहा, fx को हम y लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है y इक्वल टू e की पावर x, Yes, sir. है ना। y इक्वल टू e की पावर x लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या बोला आपको? बस दो स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? x सॉरी, पहला स्टेप ये है कि x और y को बदल दो। तो x और y को बदल देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू e की पावर y, आ जाएगा। Yes, sir. x इक्वल टू e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x इक्वल टू e की पावर y आ गया, ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आप लिखो y एज अ y को किसमें लिखना है अपने को? फलन ऑफ x के फलन में लिखना है। बेसिकली आप यूं समझ लो कि y को हमें क्या करना है? x के फलन में लिखना है। तो अगर y को x का, भाई अभी क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू e की पावर y, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये कुछ इस तरीके से लिखा जाए y इक्वल टू समथिंग, और वो जो समथिंग हो x में हो। बात समझ में आ रही है बेटे? Yes, sir. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपली अपने को ये करना है कि भाई मैं y को नीचे उतारना चाहता हूँ। तो y को नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ ln ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ln। तो ये हो जाएगा ln x इक्वल टू ln e की पावर y। अब ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद आया बेटे? यस सर। यहाँ पे पावर में तो वो आगे आ जाएगा। यस सर। और ln e का वैल्यू क्या होता है? Ex. 1 है। 1/x. 1/x। ln e का वैल्यू 1/x कहाँ से होता है? ln e का वैल्यू 1 होता है ना बेटे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, भूल गए क्या? ln e इज 1, तो ये आ गया y इक्वल टू ln x। तो देखो y आ गया इन टर्म्स ऑफ x, आया ना? Yes, sir. y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब ये है कि जो फलन ln x है एंड e की पावर x है, ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। क्या है ये? एक दूसरे के प्रतिलोम. ठीक है, इनवर्स ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? ये प्रतिलोम है। बात समझ में आई बेटे? Yes, sir. पक्का? यस Yes. सर। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे कर दो। ठीक है, चलो अब हो गया। तो अब मैं आपको एक फलन दे रहा हूं, आप उसका प्रतिलोम लिखना। f is defined from R to R plus fx equal to
10 की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये है, आपको इसका प्रतिलोम बताना है, मतलब f इनवर्स क्या होगा। x इक्वल्स टू 10 की पावर y प्लस 1। बेटा बट आपने जो आंसर बताया x इक्वल टू 10 की पावर y प्लस 1, हमें तो y लिखना है ना x के फलन में। आपने तो x ही लिखा है y के फलन में, हमें y चाहिए x के फलन में। सर y इक्वल्स टू log x minus 1। y इक्वल्स टू log x माइनस 1। यस नहीं यार, सर। ये तो नहीं आना चाहिए। सर log 10y minus 1 equal to x। तो log देखो। x इक्वल टू y प्लस 1। देखो देखो देखो, y इक्वल टू 10 x की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है। स्टेप 1 मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, x और y को एक दूसरे से बदलना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 की पावर y प्लस 1, है ना, यस सर। हो जाएगा। चलो अब हमें लिखना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब एक चीज आप दिमाग में रख लो बेटे, क्या कि अगर पावर को नीचे उतारना है तो आप हर बार log ले लो, और log हमेशा वही लो जो यहाँ पे लिखा हुआ हो। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो मैं लूंगा log 10, मतलब log बेस टू 10 लूंगा। अगर e लिखा होता तो मैं ln e लेता, आएगा समझ, मतलब ln टू द बेस e लेता, log टू द बेस e, आएगा समझ। तो 10 लिखा हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, log x टू द बेस 10 ये ले लिया। अब बेस में 10 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, ये मैंने बताया था, बेस में 10 नहीं लगा रहे तो इसका मतलब 10 ही है, आएगा समझ। तो log ले लिया दोनों तरफ, तो log लेते ही आ गया log 10 y की पावर 1। अब y की पावर 1 नीचे आ जाएगा, y प्लस 1 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना रहता है 1। 1। तो यहाँ से y निकालना है, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू log x माइनस 1। ये किस किस का आ रहा था, सर यही बताया था उस समय। यही बताया था, वेरी गुड। अगर यही बताया था तो बेटा एकदम सही है। आगे समझ, बेटा समझ आ गया सबको। यस सर। यस सर। बेटा एक मिनट रुकना, एक मिनट। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और, उसको करना। क्वेश्चन इज f is defined from R to R, fx दे रखा है कितना, x क्यूब प्लस 1 10। आपको निकालना है f इनवर्स 28 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको करो। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यस सर। चलो चेक कर लेते हैं। यस वैसे सर। तो सही है आपका आंसर, बट अच्छा ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया कि सबका आ गया। हाँ बेटे, ऐसा कोई, देखो इसको हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। तो यहाँ से ही कितना आ जाएगा, देखो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अरे यार, x और y को रिप्लेस करना ना अपने को, x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1। यहाँ से y क्यूब कितना आ गया, x माइनस 1, -1। x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करा इसके बाद, उसके बाद यहाँ से जो क्यूब पे है उसको वहां ले गए, तो वो मतलब क्या करे बेटे, फिर से बोलो क्या किया। मतलब सर जो y है, y क्यूब पे जो क्यूब है उसको उस साइड ले गए। करेक्ट, उसको उस साइड ले गए, तो y इक्वल टू ये आ गया x माइनस 1 की होल पावर 1/3। ठीक है,
तो x की जगह Yes, मैंने sir. क्या रखा 28, भाई 28 के लिए बोल रहा है ना वो, तो Yes, sir. 28 माइनस 1 की पावर 1/3, तो कितना हो गया 27 की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू Yes, 3। sir. ये आना आंसर बेटे, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द आंसर। सबका आ गया ये? यस सर। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक आध प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी ये है कि, चलो पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में क्या है देखो, क्या है? ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में ये है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हम संयुक्त फलन पढ़ रहे थे, कॉम्पोजिट फंक्शन, याद है? यस सर। कॉम्पोजिट फंक्शन। अब तो आप यूं समझ लो कि प्रॉपर्टी पहली ये है कि अब मान लो हमारे पास कोई एक फलन है f(x), ठीक है, और एक दूसरा फलन है g(x), ठीक है। अब ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। मान लो एक स्टेटमेंट है, हमें उसमें ये दे रखा है कि दो फंक्शन है, दो फलन है f(x) और g(x), वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब प्रतिलोम है। कैसे हैं? प्रतिलोम, एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, तो अगर दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम है तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, अगर मैं ये निकालूंगा FOG, क्या FOG, यही पढ़े थे ना हमने कॉम्पोजिट फंक्शन, यस Yes, सर। sir. है ना, संयुक्त फलन, कि अगर आप FOG निकालते हो या फिर आप GOF निकालते हो, FOG या GOF, तो इनका वैल्यू हमेशा x के बराबर आएगा। ठीक है, इनका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा x के बराबर आएगा। क्लियर है बेटा? अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप f(x) इक्वल टू e की पावर x ले लो एंड g(x) इक्वल टू ln x ले लो। ठीक है, अब इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है, पहले तो आप FOG निकालो और दूसरा GOF निकालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। ठीक है भाई, e की पावर x और ln x ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये हम अभी देख चुके, एक दूसरे के क्या है, ये प्रतिलोम है। सर FOG X होगा। FOG x होगा यस सर। और GOF वो भी एक्स। वो भी x होगा। निकाल के देखा आपने, आया ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के, अगर ये एक दूसरे के प्रतिलोम है तो ही ये आएगा, वरना नहीं होगा। आया बात समझ? मतलब आप इसको ही समझ सकते हो कि इन जनरल तो ये बराबर नहीं होंगे, कुछ केस में बराबर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बराबर आएगा, ये नहीं होगा, हमेशा बराबर नहीं आएगा। ये कब बराबर आएगा, जब दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे तभी बराबर आएगा, अदरवाइज नहीं। आया बात समझ? Yes, sir. यस सर। Sir. ठीक है बेटे, सबको ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. पक्का? ठीक है, चलो ये तो था पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर मान लो दो फलन है f(x) और g(x), f(x) एंड g(x), ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम है। क्या है? प्रतिलोम है। प्रतिलोम है मतलब एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। आया ना? Yes, sir. एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, यस क्या आएगा? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन हम यही लेते हैं, f(x) इक्वल टू ln x
और gx इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ बनाना दोनों का, क्या आएगा? यस देखो बेटे, हमने क्या किया, जैसे fx है, ये fx इक्वल टू ln x है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से बनेगा, आया ना? Yes, sir. इस तरीके से बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x। ये मैंने बताया था पहले ही कि भाई लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। और gx अपने पास क्या है, e की पावर x। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का। ठीक है बेटे, यार इस तरीके का ग्राफ बनाएगा। अब ये दोनों ग्राफ को मुझे क्या करना है, एक ही में बनाना है, एक ही ग्राफ में बनाना है। तो एक ही ग्राफ में किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, आया ना? y Yes. इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ हो गई। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ मुझे। ठीक है बेटे, ये हो किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू e की पावर x का। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं किसका, ln x का। ln x का ग्राफ इस तरीके से आया ना, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। ठीक है, अब एक चीज इसमें नोटिस करना बेटे, इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात ये है कि ये दोनों जो ग्राफ बन रहे हैं ना, ये दोनों जो ग्राफ बन रहे हैं बेटे, ये वाले, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बट इसको हम थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, ऐसे बना लेता हूँ उनको। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई बेटे? ये अब ये जो लाइन है ना, एक मिनट, ही नीचे की जा रही है। ठीक है बेटे, ये वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। कौन सी लाइन है ये, Y equals to X. कौन सी लाइन है बेटा, y इक्वल टू x। तो अब एक चीज याद रखना कि अगर दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम हैं तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा, y इक्वल टू x लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब y इक्वल टू x के इधर जो ग्राफ बनेगा वैसा ही ग्राफ y इक्वल टू x के इस तरफ बनेगा। बात समझ में आई? यस सर। है ना? क्या कि अगर दो फंक्शन प्रतिलोम है तो उनका ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है बेटे, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। क्लियर, इसको बना लो बेटे। सर हो गया। हो गया? Yes, sir. ठीक, अब इसके बाद भाई ये fx और gx, ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली और दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझो जो हमें आगे वाले चैप्टर में प्रोसीड करनी है, वो क्या है बेटा, वो सबने नोट कर लिया था ना? Yes, sir. जैसे जो प्रतिलोम फलन होते हैं, प्रतिलोम फलन मतलब इनवर्स फंक्शन। अच्छा, ये जो प्रतिलोम फलन है या फिर इनवर्स फंक्शन है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमेशा कैसे होंगे, बाइजेक्टिव। कैसे होंगे,
बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? 1 1 ऑन टू एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू मतलब एक एक ही और आच्छादक। आच्छादक। ठीक है, मतलब अगर कोई फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि कोई फलन है जो एक एक ही है और आच्छादक है, तो ऐसे फलन जो एक एक ही आच्छादक होते हैं वो दोनों क्या मतलब एक एक ही आच्छादक होते हैं, उन्हीं का ही प्रतिलोम आता है और हर एक फंक्शन का नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया, लेट्स से sin x एक फंक्शन ले लिया हमने। ठीक है, sin x मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी फलन एक एक ही और आच्छादक होगा उसी का ही प्रतिलोम फलन आएगा, अदरवाइज किसी का नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मैंने फलन लिया fx इक्वल टू साइन एक्स। कैसा फलन लिया? साइन एक्स। fx इक्वल टू साइन sin एक्स। x। ठीक है, अच्छा चलो साइन एक्स भी नहीं लेता अभी के लिए, मैं ले लेता हूँ इससे एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। कौन सा फलन ले लिया मैंने? एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बारे में बताओ मुझे कि ये जो फलन है ये एक एक ही और आच्छादक है। अगर मान लो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, बोलो एक एक ही आच्छादक है? बोलो। एक एक ही। भाई देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना, यस इसी तरीके का बनता है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको ये पता लगाना है कि फंक्शन एक एक ही है या नहीं, फंक्शन एक एक ही है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक लाइन बना लो। बचिए। अब लाइन देखो, अगर फलन को 2 बार, एक से ज्यादा बार कट करती है, किसी भी ग्राफ को, फलन के ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करती है, तो वो क्या होता है? वो होता है बहुएकी, मेनी वन। कैसा होता है? मेनी वन, यही होता है ना, बहुएकी। यस सर। तो एक बात बताओ, अगर ये बहुएकी है तो इसका प्रतिलोम आएगा क्या? बोलो। नो सर। नो सर। इसका प्रतिलोम नहीं आएगा। बात समझ में आ रही बेटे? इसका प्रतिलोम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन जो है वो आर से आर में डिफाइंड है। अगर आर से आर में डिफाइंड नहीं होता, आर प्लस से आर में डिफाइंड होता ना, आर प्लस से आर प्लस में, आर प्लस तक, तब जाके वो एक एक ही हो सकता था, बट अभी वो है ही नहीं, अभी तो वो बहु एक ही है, मेनी वन है। ठीक है, तो ऐसे फलन का क्या होगा, मतलब इस फलन का क्या होगा, प्रतिलोम आएगा क्या नहीं आएगा? बात समझ में आई? यस सर। है ना, बात समझ में आई, प्रतिलोम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि भाई बाइजेक्टिव अपन किसको बोलते हैं? बाइजेक्टिव हम उसी को बोलते हैं जो 1 1 और ऑन टू होते हैं, मतलब जो एक एक ही होते हैं और आच्छादक होते हैं। ठीक है, और बाइजेक्टिव फलन का ही प्रतिलोम आता है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स आएगा, हर एक फंक्शन का नहीं आएगा। बात समझ में आई बेटे? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो अपने को चीजें समझ में आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है मामला। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये एक फलन ले लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसके बारे में हम सब जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जानते हैं नहीं जानते इसके बारे में? यस सर। है ना, चलो अब ये वाला जो फलन है इसका ग्राफ कौन सबको पता है यस सर। कैसा होता है? इसी तरीके का होता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या है, आप एक चीज देखो बेटे, क्या कि जैसे, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है या फिर ये जो फलन है, ये एक एक ही है या बहु एक ही है? बहु एक ही। बहु एक ही है। क्यों? बिल्कुल, कि भाई अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन बनाते हैं तो ये तो
कितनी बार इस ग्राफ को कट करेगी? तो बहुत बार कट करेगी, इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी। जबकि एक ही फंक्शन तो वही होते हैं कि अगर लाइन जो है वो ग्राफ को एक ही बार कट करे, उन्हीं को हम एक ही बोलते हैं। तो ये तो बहु एक ही है। तो अगर ये बहु एक ही है तो इसका प्रतिलोम कैसे आता है फिर? आपने देखा होगा ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, आपने देखा होगा कि दूसरा जो फंक्शन है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना? वही है ना, Yes, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस Yes, सर। sir. तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है ये, तो बहु एक ही है। अगर ये बहु एक ही है तो इनका प्रतिलोम कैसे आएगा? और अभी तो हमने पढ़ा कि जो बहु एक ही होते हैं उनका प्रतिलोम नहीं आता, एक एक ही का आता है, एक एक ही और अच्छा तक का। तो अब क्या करें? इनका प्रतिलोम फिर कैसे आ गया? हमने fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये कैसे डिफाइन कर लिया? फिर कैसे आ गया ये बताओ? यस बोलो बेटे। सर उसके लिए केवल -π/2 से π/2 तक लेते हैं। बेटे वॉइस नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलोगे? सर -π/2 से π/2 तक ही लेते हैं केवल। -π/2 से π/2 तक ही लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखो इसको अगर अपने को प्रतिलोम बनाना है तो प्रतिलोम बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका जो प्रांत है, मैं आपसे अगर बोलूं इसका प्रांत बताओ तो इसका प्रांत क्या होगा? आर। भाई साइन एक्स का प्रांत कितना होता है? आर होता है ना, है ना? Yes, sir. yes sir. सबको पता है ना कि साइन एक्स का जो प्रांत है बेटा वो आर होगा। अब अगर साइन एक्स का प्रांत आर है तो उस केस में तो यार ये जो फलन है ये तो बहुएक ही होगा, मिनी वन होगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम ये जो प्रांत है ना, इस प्रांत को हम छोटा कर देते हैं। इस प्रांत को हम छोटा कर देते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर इस प्रांत को मैं छोटा कर रहा हूं तो मुझे इसको कितना छोटा करना चाहिए कि ये जो फलन है ये एक ही फलन बन जाए? यस बोलो कि ये जो फलन है ये जहाँ पर एक बन जाए। बोलो बेटे। देखो अगर कोई बोलेगा कि सर एक काम करो, इसका जो प्रांत है ना, इसके प्रांत को आप छोटा कर दो, इतना सा कर लो, 0 से 2π। अभी के लिए मान लो अगर मैं 0 से 2π किया तो 0 से 2π के बीच में जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। yes sir. अरे हाँ या ना? yes sir. यस सर। 0 से 2π के बीच में इतना बनेगा। अब अगर 0 से 2π के बीच में इतना बनेगा तो यार ये तो अभी भी एक ही हुआ, सॉरी बहु एक ही हुआ। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में 2 बार कट कर गया। अब अगर 0 से पाई भी रखते हो आप तो 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ होगा साइन एक्स का वो ये बनेगा। अब इस केस में भी 2 बार कट कर रहा है, तो कितना प्रांत रखूं कि एक ही बार 0 से π/2। 0 से π/2। अच्छा, तो 0 से π/2 अगर मैं इसको रखूंगा तो अगर एक बात बताओ बेटे, आपने बोला सर 0 से π/2 रख दो, तो 0 से π/2 मतलब इतना सा हुआ, यस सर। इतना सा हुआ। तो अगर आप 0 से π/2 ले रहे हो तो उसकी बजाय अगर ये ले लो -π/2 से π/2, तब भी तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम Yes. 0 से π/2 लेंगे तो हमने ये वाला छोड़ दिया ना पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ तो यही बनेगा बेटे, ये 0 से π/2, ये 0 से π/2, हाँ या ना? यस सर। yes sir. Yes, sir. मतलब -π/2 से π/2 हमने प्रांत कितना ले लिया? -π/2 से π/2 ले लिया। अब बना के देख लो आप, अब बना के देख लो, हाँ है ना? हर बार एक ही आएगा, एक ही बार कट करेगा, एक से ज्यादा बार कट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, उनको अगर हमें एक ही बनाना है तो हम क्या करते हैं, उनका जो प्रांत होता है उसको छोटा कर देते हैं। आएगा समझ? Yes, sir. yes. है ना? उनके प्रांत को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो जैसे ही छोटा प्रांत छोटा हो जाता है तो वो एक ही बन जाता है। अब अगर ये एक ही बनेगा तो इसका प्रतिलोम आ जाएगा। आएगा समझ? इसका प्रतिलोम Yes, sir. आएगा। अच्छा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एक ही बनेगा तो प्रतिलोम आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अगर कोई भी फलन जो है वो एक ही है तो उसका प्रतिलोम आएगा ही सही, ऐसा नहीं है। उसको एक ही होने के साथ साथ आच्छादक भी होना ही पड़ेगा, तब जाके उसका प्रतिलोम आएगा। आएगा समझ? बात समझ Yes, में sir. बेटे? यस ठीक है, सर। तो जो हम फलन ले रहे थे ये वाला,
कौन सा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसमें क्या था, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम कहां से कहां तक, भाई इसका जो प्रांत था वो क्या था, आर। यस सर। देखो हाँ, इसका जो प्रांत था आर से लेके कहां तक, -1, 1 तक, -1, 1 तक। भाई साइन एक्स का जो परिसर रहता है वो तो -1 से 1 रहता है ना, ये तो यस सर। -1 से 1, प्रांत आर होता है, परिसर -1 से 1 होता है। तो एफ इनवर्स के लिए हमने क्या किया, अच्छा एफ इनवर्स नहीं, अभी के लिए इसको एक एक ही बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि आर जो है इसको छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया, और इसका जो परिसर है वो तो यही रहेगा -1 से 1। हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको एक एक ही बनाने के लिए -1 आर को छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 तक। आच्छादक तो है ही सही, आच्छादक क्या होता है, जिनका क्या बोलते हैं, परिसर और ये कोडोमेन सहप्रांत बराबर हो, उन्हीं को ही तो हम आच्छादक बोलते हैं, है ना। आच्छादक किसको बोलते हैं हम, जिनका क्या बोलते हैं, सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर हो, उसी को ही बोलते हैं ना आच्छादक, यस सर। है ना, उसी को ही बोलते हैं। तो ये तो आच्छादक तो है ही सही, आच्छादक है, हमने प्रांत छोटा कर दिया, प्रांत छोटा करते ही एक एक ही बन गया, तो एक एक ही आच्छादक मतलब प्रतिलोम आ जाएगा, आएगा समझ। यस सर। ठीक है बेटे, प्रतिलोम आ जाएगा। अब प्रतिलोम आ जाएगा तो अब स्टार्टिंग में देखो, जब हम इनवर्स पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे जब हम प्रतिलोम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, हाँ है ना, ये Yes, प्रांत है, ये सहप्रांत है। अब जैसे ही मैं प्रतिलोम फलन लूंगा तो प्रतिलोम फलन को तो आच्छादक होना ही पड़ेगा, अगर आच्छादक होना पड़ेगा तो आच्छादक कैसे होता है, उसका परिसर और सहप्रांत बराबर होना चाहिए। तो इसको अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये सहप्रांत की जगह परिसर ही बोल दो इसको, क्यों, क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए आच्छादक और परिसर दोनों क्या बोलते हैं, सॉरी आच्छादक बोल रहा हूँ, परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटे, क्या बोल रहा हूँ मैं, Yes. है ना। आप इसको क्या बोल दो, सहप्रांति बोल दो, ठीक है, सॉरी सहप्रांत कह रहा हूँ, परिसरी बोल दो, तो ये परिसरी होगा तभी इसका प्रतिलोम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये परिसर है। तो अगर फलन ये है तो इसका मुझे प्रतिलोम निकालना है, तो क्या होगा, ये ए से लेके बी था तो बी की जगह ए आ जाएगा, यस सर। यस ये सर। ए से लेके बी था तो प्रतिलोम के लिए क्या था, बी की जगह ए आ गया ना। तो मतलब जो पहले परिसर था वो प्रांत हो गया, और जो पहले प्रांत था वो परिसर हो गया। बात समझ में आ गई, परिसर और प्रांत प्रतिलोम फलन में पलट जाते, चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ बेटे, यस सबको समझ में आई, यस सर। अरे हाँ या ना, थक गए क्या पढ़ पढ़ के, क्यों यस बेटे सर। थक गए, चलो कोई नहीं, बस लास्ट ही खत्म ही कर रहे हैं उसको। तो एफ इनवर्स अगर अपने को निकालना है, एफ इनवर्स मतलब इसका प्रतिलोम निकालना है, तो सिंपल या बस ये याद रखो, जो परिसर था वो प्रांत हो जाएगा, और जो प्रांत था वो परिसर हो जाएगा। आई मत समझ, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। अब बात समझ में आई? यस सर। यस सबको क्लियर है बेटा, यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो फिर आज जो है यहीं तक ही रखते हैं, काफी पढ़ लिया हमने आज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर से ये जो प्रतिलोम फलन है ना, कौन से वाले, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे, यस सर। यस ठीक है। सर। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में।